विवाह के बाद यूँ तो मैं कई बार मायके गई हूँ, लेकिन इस बार लंबे समय बाद मायके जाने का मौका मिला था। हर साल गर्मी की छुट्टियों में माँ पिताजी को अपने ही घर पर बुला लेती हूँ। इसी बहाने माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। बच्चों के साथ पिताजी का भी समय कहाँ कट जाता है पता ही नहीं चलता। माँ पिताजी की धार्मिक रुचि देखकर इसी बहाने घर में हवन सत्संग भी करवा लेती हूँ। पर इस साल माँ ने चिट्ठी डाली थी, नंदिनी तू ही आ जा घर पर, कुछ ज़रूरी काम है। तेरे पिताजी खेत बेचना चाहते हैं, सौदा तय करना है। सो मैं पुरानी याद में मगन अपने मायके यानी रामपुर गांव की ओर चल पड़ी थी। बच्चे भी साथ ही जा रहे थे। ट्रेन का रास्ता तो अच्छे से कट गया था, पर गांव तक जाने के लिए 10 किलोमीटर का कच्चा रास्ता हिचकोले खाती बस से ही पास करना था। बरसों बाद बच्चों को लेकर ऐसी ऐतिहासिक बस में यात्रा कर रही थी। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। कहने लगे, माँ यही है तुम्हारी रामपुर के गांव वाली गाड़ी। और फिर वे बस के हिचकोले में मशगूल हो गए। बच्चों की खुशी और उत्साह देखकर सारी थकान दूर हो गई थी। फिर माँ और पिताजी से मिलने की चाह, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती मैं आंखें मूंद कर बैठ गई। कब गांव आ गया पता ही नहीं चला। पिताजी अपनी बूढ़ी आंखों से हमें तलाश रहे थे। बच्चों ने जब आवाज़ लगाई नाना नाना जी, तो पिताजी के चेहरे पर संतोष का भाव उभरा था। वे हमारे लिए 1 घंटा पहले ही बस अड्डे पर आ गए थे। घर की गली में पहुंची तो सामने भाग्यवती बड़ी माँ खड़ी थी। उम्र में 70वें साल में होंगी। आ गई बिटिया, तेरी माँ तो हफ्ते भर से तैयारी कर रही है कि दामाद आ रहे हैं, और तेरे पिताजी तो सुबह 6 बजे ही नहा धोकर बैठ गए थे। कहीं देर हो गई तो? मैंने हंसकर कहा, अरे बड़ी माँ, पिताजी न भी आते तो मैं तांगे से घर आ जाती। खामखा तकलीफ़ की उन्होंने। अरे मैं कोई अनजान थोड़ी ही थी। मेरा तो गांव का चप्पा चप्पा देखा भाला है। हर घर की याद है, बड़ी माँ चाची बुआ सबकी। अच्छा बड़ी माँ, घर पर माँ रास्ता देख रही हैं, चलूँ मैं? हाँ जा, पर जाना। हाँ जा, पर आना जरूर। मैंने भी हामी भर दी। माँ हमारी आवाज़ सुनते ही साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती बाहर दौड़ी आई। दोनों बच्चे नानी से लिपट गए थे और माँ की तो मारे खुशी की रुलाई ही फूट पड़ी थी। कुछ बोल ही नहीं पाई। इतना ठंडा कच्चा गोबर की महक से पवित्र घर बरसों बाद देखा था। सब कुछ वैसा ही था। हाँ, अब उतनी सफाई नहीं थी, पर बरसों पहले जैसी ही व्यवस्थाएं आज भी यथावत थी। दोपहर में खाना खाने के बाद बच्चे नाना जी के पास लेट गए थे। मैं और माँ वहीं चौके में चटाई डालकर लेटे तो ऐसी नींद लगी जैसे मैं बरसों से सोई ही नहीं थी। शाम को माँ ने चाय बनाकर जगाया, तब जाकर नींद खुली। अरे माँ, इतनी अच्छी नींद तो मुझे बरसों से नहीं आई। माँ मुस्कुराई थी, फिर बुदबुदाते हुए बोली, बेटी मायके का साया ऐसा ही होता है, चटाई पर भी नींद आ जाती है। फिर वह चाय के प्याले थाली में जमाकर बैठक खाने में देने जाने लगी तो मुझे ख्याल आया, मैं माँ के लिए एक कांच ट्रे का सेट लाई हूँ। उठकर अटैची से पिताजी के कमरे ही चली गई। माँ ये लो ट्रे। तुम्हारी थाली देखकर मुझे याद आया। माँ बोली, अरे नंदिनी बिटिया, सारी ज़िंदगी थाली में कप रखे, अब क्या करेंगे ट्रे का। फिर बच्चों ने पिताजी के लिए जो कुर्ता पजामा और कोल्हापुरी चप्पल लाई थी वे निकाल कर बताए, नाना जी ये मैं लाई हूँ, ये मैं लाया हूँ आपके लिए। नाना जी वाह वाह करते रहे। माँ बोली, बेकार ही इतना रुपया खर्चा कराई, दामाद बाबू क्या सोचेंगे। बेटी बाप से लेती है, देती नहीं। माँ कब बदलोगी तुम? कोई तुम्हारे माँ कब बदलोगी तुम? कोई तुम्हारे जमाई बाबू के रुपए से नहीं लाई हूँ, ये मेरी तनख्वाह की भी नहीं है। माँ जो टूटी बालियाँ तुमने गलाने के लिए दिए थे ना, कुछ उस पैसे का है, कुछ बच्चों ने जोड़ा था नाना जी की गिफ्ट के लिए। आत्मा ने अपनी इस झूठ पर टोका था, पर अगर माँ को कह देती बालियाँ तो पड़ी हैं, ये मैं अपने पैसों से लाई हूँ, तो वो इसे कभी नहीं स्वीकारती। फिर मैंने दूसरा अटैची खोला था, उसमें माँ के लिए मैं 4 साड़ियाँ लाई थी। माँ आश्चर्य से भर उठी थी। रत्ती भर के सोने में इतना सामान? मैंने समझाया था, रत्ती भर का भाव मालूम है तुम्हें? फिर मैंने पिताजी की तरफ मुखातिब होकर कहा, पिताजी प्लम्बर को बुलवा लो,
शाम को मैं मोटर लाई हूँ, कुएं में फिट करवा लेंगे। माँ बेचारी अब इस उम्र में पानी खींचती है। अरे बिटिया, इतना सब मत सोचा कर। फिर हम अपने अपने काम में लग गए। बच्चे पिताजी के साथ चौपाल पर गए थे। माँ और मैं चौके में दही बड़ा तलने बैठ गए। इतने में भाग्यवंती बड़ी माँ आ गई थी। नाम तो भाग्यवंती था, पर गुस्सा बहुत करती थी। ताऊ से भी झगड़कर भाग जाती थी, इसलिए भागी बड़ी माँ कहलाने लगी थी। बड़ी माँ की बूढ़ी आंखें देखने आई थी कि बिटिया आई तो क्या क्या बना है, क्या लाई है। ये उनकी सदा की आदत थी। मैंने भी पकड़कर बिठाया। आओ बड़ी माँ, कैसी हो? बड़ी माँ बोली, बस जी रही हूँ। जब से तेरे ताऊ गए हैं अकेली मड़ी जब से तेरे बड़े पापा गए हैं अकेली पड़ी मरने की राह ताकती रहती हूँ। मैंने महसूस किया कि 5 बेटों की माँ भाग्यवंती बड़ी माँ इतनी एकांकी जिंदगी की पीड़ा भोग रही हैं। बड़ी माँ, तुम भैया के पास क्यों नहीं रहती? बड़ी माँ ने एक उदास सांस ली, फिर बोली, नहीं बिटिया, क्या करना है, यहीं अच्छी हूँ। 4 लोग बोलने को तो हैं, वहाँ तो मुंह बंद रख रख के थकान हो जाती। फिर लड़के के घर में जगह नहीं है। मंझला तो माँ से बोलता भी नहीं है, उसकी बीवी से काम भी नहीं होता। वहाँ जाऊँ तो रोटी ही बनाती रहती हूँ। और छुटके की बीवी बड़े घर की बेटी है। दान दहेज इतना लाई पर दिल छोटा लाई। उसमें घमंड भरा है। पति को ही रोटी दे दे तो समझो गंगा नहाए। मुझे कहाँ रखेगी? फिर मेरी मरी जुबान भी तो है। मुझे हंसी आ गई थी। कोई बात नहीं बड़ी माँ, आप मेरे घर चलो। बड़ी माँ बोली, नहीं रे बेटी के घर कैसे जा सकते हैं? फिर दामाद बाबू बड़े अफसर हैं। मेरी बोली सुन के तुझे भी मेरे साथ भगा देंगे। हम हंसने लगे थे। माँ दही बड़ा प्लेट में डालकर बड़ी माँ को पकड़ा रही थी। लो जीजी, खा के बताओ कैसा बना है। बड़ी माँ थोड़ा सकुचाते हुए बोली, रहने दे नंदिनी की माँ, घर में बच्चे आए हैं, मैं तो यूं ही आ गई थी। माँ बोली, जीजी आज तो नंदिनी आई है, उसके हाथ का खाना खाए बरसों हो गए हैं, आज तुम भी यही खाना खा लेना। बड़ी माँ दही बड़े का स्वाद लेने लगी तो माँ ने मुझे इशारे से बुलाया था। बाहर गई तो मेरी लाई साड़ियों में से माँ ने एक मुझे देकर कहा, ये बड़ी माँ को दे दे, फटी साड़ी पहनती हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, रोज़ सिलाई करती हैं, कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से। सालों हो गए नई साड़ी पहने देखे। मैंने कहा, अच्छा माँ ठीक है। फिर मैं बड़ी माँ को अंदर वाले कमरे में ले गई। बड़ी माँ को साड़ी दिखाई और पूछा, कैसी लगी? बड़ी माँ कहने लगी, बहुत अच्छी है। क्या अपनी माँ के लिए लाई है? मैंने कहा, नहीं। तो आश्चर्य से मुझे देखने लगी। मैंने धीरे से कहा, बड़ी माँ ये तुम्हारे लिए है और ब्लाउज़ मैं कल फटाफट सिल कर दे दूँगी। बड़ी माँ की आंखों से सावन भादों की तरह झड़ी लग गई थी। वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें सहज करने के उद्देश्य से फटाफट उसकी साड़ी खोलकर नई पहना दी। उसकी फटी साड़ी मैंने फाड़कर माँ को दे दी। माँ ये लो, अब बड़ी माँ ये साड़ी ही पहनेंगी। फिर मैंने बड़ी माँ का नाप लेकर माँ की बरसों से बंद पड़ी सिलाई मशीन को तेल वेल डालकर चालू किया और 2 ब्लाउज सिल डाले। 70 साल की असहा बुढ़िया को कोई टुक्की या फिटिंग का झंझट तो था नहीं। बड़ी माँ सुबह जब हमारे कुएं से पानी भरने आई तो देखकर मन रोने को हो आया। मैंने दोपहर में ही प्लम्बर को बुलवाया, कुएं में मोटर फिट करवाई। जब नल माँ के किचन में फिट करवा रही थी तो ख्याल आया, यदि पाइप 4 फुट बढ़ाकर दीवार के पार डाल दिया तो बड़ी माँ के किचन में भी पानी पहुँचाया जा सकता है। बस फिर मैंने 200 रुपया और खर्च कर बड़ी माँ के घर भी नल लगवा लिया था। कभी गालियों की बरसात करने वाली बड़ी माँ के मुँह से आज दुआएं और आशीर्वाद ही आशीर्वाद झर रहा था। मुझे आज भी याद है जब वह बात बात पर माँ को बेटी की माँ होने का ताना देती थी और खुद के पुत्रवती होने पर अभिमान करती थी। कहती थी, अरे नंदिनी की माँ, तुम तो बेटी से काम करवा रही हो। हाँ भाई, बेटी की माँ रानी बुढ़ापे में भरेगी पानी। बड़ी माँ बेटों के लिए सुबह से शाम तक खटती रहती थी। गरम रोटी से लेकर सुबह 5 बजे पढ़ने उठाने तक की जिम्मेदारी बड़ी माँ की होती थी। सपनों के हिंडोलों में झूलती बड़ी माँ तब सपने देखती थी कि उसकी 5 बहुएं आएंगी, कोई उसे पंखा झलेगी,
कभी इस बहू के तो कभी उस बहू के मायके से साड़ी और मिठाइयाँ आएगी। बड़ी माँ मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटने का सपना देखती रहती थी। बड़ी माँ की दशा देखकर मन में नारी जीवन की पीड़ा का मवाद भरने लगा था। 5 बेटों वाली भाग्यवती का भाग्य कहाँ खो गया था। कितनी आस और इच्छा से उनके पिता ने उनका नाम भाग्यवती रखा होगा, पर फटे चिथड़ों में लिपटी 2 वक्त रोटी को तरसती बड़ी माँ के दुर्भाग्य की कहानी शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं। केवल जुबान की बुरी थी बड़ी माँ, वरना उनके जैसी सती सावित्री योग्य महिला ढूंढना मुश्किल था। पड़ोस का घर था, ऊपर से समाज भी एक ही था, सो बड़ी माँ कहते हैं। वैसे हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं था। माँ चाहती थी कि मेरा रिश्ता बड़ी माँ के डिप्टी कलेक्टर बेटे से हो जाए। हम भी तो मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बड़ी माँ की ही कड़वी जुबान ने तब जहर उगलकर माँ को निपुती होने का ताना देते हुए कहा था, नहीं, वो तो किसी बड़े घर में भाइयों की इकलौती बहन से नाता करेगी। अरे मायका तो बहू का हमेशा बना रहना चाहिए, नेक दस्तूर चलता रहता है। फिर तो मैं और माँ पिताजी के तय किए रिश्ते पर राजी हो गई थी। पिताजी ने भी मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तय किया था, इतना अच्छा कि बड़ी माँ की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई थी। आज बड़ी माँ माँ से कहती हैं, अरे नंदिनी की माँ, मेरा घमंड तो मेरे ही बेटों ने तोड़ा है, वरना नंदिनी जैसी बेटी को खोकर मैंने ही हीरा खो दिया है। मेरी 5 बहुएं नंदिनी की पैरों की जूती भी नहीं है, पर सब ऊपर का लिखा योग संयोग है। मैं 15 दिनों की अपनी मेहमान नवाजी करा के फिर चल दी थी। बड़ी माँ भी मेरे लिए ब्लाउज़ और बिछिया लाई थी। बस में बैठी तो याद आया, बड़ी माँ का वह डिप्टी कलेक्टर बेटा तो 15 किलोमीटर दूर शहर में ही है। फ़ोन नंबर पिताजी से ले लिया था। हिचकोले खाती बस में बैठना तब अच्छा नहीं लग रहा था। मायका छोड़कर जाने और पुरानी यादों के ताज़ा होने का गम भी था। मैं पिताजी को बस अड्डे तक जानबूझकर नहीं लाई थी, क्योंकि मैं अकेले असहाय पिताजी को छोड़कर जाने की पीड़ा प्रकट नहीं करना चाहती थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के कुछ देर बाद देखा पिताजी शामू काका के स्कूटर पर बैठकर बस तक आ गए थे। कहने लगे, फिक्र हो रही थी जगह मिलेगी कि नहीं, संभल कर जाना। पहुँचते ही पोस्ट मास्टर जी के घर से फ़ोन पर खबर दे देना। पहुँचते ही पोस्ट मास्टर जी के घर फ़ोन पर खबर दे देना। सामान का ध्यान रखना, वगैरह वगैरह नसीहतों की एक लंबी श्रृंखला उन्होंने मुझे थमा दी थी। उदास मन से मैं देखती रही चलती बस की खिड़की से, आंखों से ओझल होते पिताजी को। शहर पहुंची तो रेलवे स्टेशन से बड़ी माँ के उस डिप्टी कलेक्टर बेटे को फ़ोन किया था। वह नंदिनी का नाम सुनते ही चौंका था। फिर लिवाने कार लेकर आ गया था। ट्रेन 2 घंटे लेट थी। सोचा देख ही आऊँ इसके ठाट बाट। मैं उसके साथ उसके बंगले पर पहुंची। बड़ा आलीशान बंगला था। कार, नौकर चाकर, साज सामान सब था। मेरी खूब आवभगत की उसने। हम बचपन के साथी थे, बहुत अधिकार रखते थे एक दूसरे पर। उसी अधिकार से उसने पूछा था, कैसी हो, कभी याद आती है? मैं उसके सवाल पर चुप रही थी। फिर नम आंखों को पोंछते हुए मैंने कहा, अवधेश जी, तुम्हारे अतीत का मखमली सपना मेरी यादों में था, पर इस बार तुम्हारे यथार्थ का जर्जर स्वरूप लेकर जा रही हूँ। देखना चाहोगे तो देखो। मैंने झोली में रखी बड़ी माँ की वह चिथड़ी चिथड़ी साड़ी उसकी डाइनिंग टेबल पर रख दी थी। अवधेश शर्मसार हो गए थे। कहने लगे, नंदिनी, मैंने हमेशा तुम्हें प्रेरणा और आदर्श माना है। तुमने मुझे इस सच का दर्शन करवाकर एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं दूसरे ही दिन माँ को फ़ोन पर बड़ी माँ की सूचना देने लगी तो माँ ने बताया कि अवधेश आए थे। बड़ी माँ को बड़े मान सम्मान के साथ ले गए हैं। फिर वह कहने लगे, तेरे पिताजी कह रहे थे कि यह काम तो नंदिनी का ही है। तू गई थी क्या उससे मिलने? मैं मंद मंद मुस्कुराकर रह गई थी, क्योंकि आज बड़ी माँ को उनके बेटे का सुख जो मिल गया था।
सुकृति की शादी बुरी तरह असफल रही। पति मानस बेहद नशेड़ी उसे बहुत मारता पीटता था। मम्मी पापा के घर के दरवाजे उसके लिए एक प्रकार से बंद थे, इसलिए मानस से तंग आकर छोड़ अकेली रहने लगी। उसी के ऑफिस में काम करने वाले अविनाश से धीरे धीरे सुकृति की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शादीशुदा अविनाश की पत्नी अत्यंत शंकालु थी। उस पर पत्नी का आतंक छाया रहता था। अविनाश के सुकृति के घर आने जाने से कॉलोनी वाले सुकृति को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। उसको लगा वह कीचड़ से निकलकर दलदल में आ गई है। बहुत सोच समझकर अविनाश से सारे रिश्ते समाप्त कर वह दूसरे कॉलोनी में आ जाती है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए रोज़ सुबह शहर को जाती है। एक रोज़ उसका परिचय सुहास नामक व्यक्ति से होता है। वह योग टीचर था तथा 2 बच्चों का पिता था। दार्शनिक लहजे में बातें करता सुहास सुकृति को साफ दिल का इंसान लगता है। ये सुनकर सुकृति एकाएक गंभीर हो गई। आदमी हमेशा अपनी पत्नी को ही क्यों दोष ठहराता है, जबकि दोष पतियों का भी कम नहीं होता। हर इंसान सिर्फ अपने ही तर्कों से सहमत हुआ करता है मैडम, सुहास बोले तो वह मुस्कुरा दी। अपना परिचय आपको दे दूं, मेरा नाम सुकृति है। मैं इस कॉलोनी के फ्लैट नंबर 13 में रहती हूँ। लोगों के लिए फ्लैट का नंबर मनहूस था, इसलिए मुझे आसानी से मिल गया। फ्लैट लेते समय मुझे लगा कि आदमी को जिस जगह रहते हुए सबसे ज़्यादा डर लगे, सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो, वहाँ ज़रूर रहना चाहिए। ज़िंदगी का असली थ्रिल, असली जोखिम शायद इसी में हो। इस पर सुहास ने हंसते हुए कहा, और आप उस फ्लैट में अकेली रहती हैं क्योंकि पति से आपने अलग रहने का फैसला कर लिया है। एक और विवाहित व्यक्ति के चक्कर में आपने अपने को उस कॉलोनी में खासा बदनाम कर लिया जिसमें आप पहले रहती थी। अब आप उस सारे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए इस नए कॉलोनी के नए फ्लैट नंबर 13 में अपने सारे गम खत्म करने का प्रयत्न कर रही हैं। आपको ये सब कुछ कैसे पता? चौंक गई सुकृति। चौंकिए मत, मेरी इस सारी जानकारी से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी किसी के जीवन की बातें इधर से उधर नहीं करता। आपसे ये बातें इसलिए कह दी क्योंकि आपको ये बताना चाहता था कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। असल में अविनाश जी मेरी योग क्लास के छात्र रहे हैं। एक बार उन्होंने अपने तनाव के बारे में सब बताया था। वे 2 नाव पर सवार थे, डूबना तो था ही। उन्हें पता है कि आप यहाँ फ्लैट नंबर 13 में रहती हैं, पर मैंने उनसे कह दिया है कि अपना भला चाहते हो तो आपका पीछा न करें। लेकिन आदमी बहुत स्वार्थी होता है सर, वह हर काम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। क्या आपके समझाने से उसकी समझ में आया होगा? मेरा फ़र्ज़ था उन्हें समझाना। समझ जाएंगे तो उनके हित में रहेगा, वरना अपने किए कर्मों का दंड वह जरूर भोगेंगे। आप सचमुच बहुत समझदार और भले व्यक्ति हैं। सुकृति ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए सुहास की मुक्त कंठ से तारीफ की। अब सुबह की सैर के समय सुहास से हर रोज़ सुकृति की मुलाकात होने लगी। ढेरों बातें, हंसी ठहाके, खुश रहना, बातचीत करना। फिर उसने अनुभव किया कि जिस दिन वह नहीं जा पाती या सुहास से मुलाकात नहीं हो पाती, उस दिन उसे लगता था जैसे ज़िंदगी में कुछ है जो छूट गया है। वह अपनी इस मानसिक स्थिति के बारे में बहुत सोचती थी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। सुकृति को अपना बर्थडे याद नहीं था, पर उस दिन उसे अचरज हुआ जब ताजे गुलाबों का एक गुलदस्ता लेकर सुहास उसके फ्लैट पर आकर जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए बोले, तुमने तो नहीं बुलाया, पर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आज के दिन आना ही चाहिए। धन्यवाद सर, खिल सी गई सुकृति। दरअसल जिंदगी की उलझनों में मैं अपने जन्मदिन को ही याद नहीं रख पाई। आप गुलाबों के साथ आए तो याद आया कि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। भीतर आइए न सर, दरवाजे पर तो अजनबी खड़े रहते हैं। आप अब मेरे लिए अपरिचित और अजनबी नहीं हैं। अपना मार्क ट्वेन का वाक्य तुम भूल गई क्या? और ठहाका लगाकर हंसे सुहास। फिर संभल कर बोले, मैं यहाँ बैठने नहीं, आपको आमंत्रित करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे घर चलें और मेरी पाक कला का
जायका व जायजा ले। अपना फ्लैट बंद कर जब सुकृति सुहास के साथ बाहर निकली तो शाम पूरी तरह घिर आई थी। सड़क पर बत्तियां जल गई थी। रास्ते में सुहास खामोशी को तोड़ते हुए बोले, जानती हो सुकृति, प्रेम के अनेक रूप होते हैं। आदमी ऐसी 1000 चीज़ें गिना सकता है जिनके बारे में वह कह सकता है कि ये प्यार नहीं है, पर प्यार किसे कहते हैं ऐसी वह एक भी बात नहीं गिना सकता। सुकृति ने एक बार भर नज़र सुहास की तरफ देखा और सोचने लगी, क्या हर आदमी औरत से सिर्फ एक ही मतलब साधने की फिराक में रहता है? संदेह के कैक्टस उसकी आंखों में शायद सुहास ने साफ देख लिए थे, अतः गंभीर ही बने रहे। आप मेरे बारे में कतई गलत सोच रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लोगों के चेहरे के भाव पढ़ने में माहिर हूँ। असल में हर अकेला आदमी दूसरे लोगों में अपनी जगह तलाशता है, पर मैं इस तरह अपने अकेलेपन को भरने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेम और मनुष्य के अनेक रूप होते हैं। माफ़ करें मुझे, सुकृति ने क्षमा मांगी। असल में दूध का जला व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार ठगी गई और दोबारा नहीं ठगाना जाना चाहती। जानती हो सुकृति, प्रेम का एक और रूप है दूसरों के जीवन में अपने आप को खोजना, अपने महत्व को तलाशना। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो पाया हूँ या नहीं, पर मेरे लिए तुम एक महत्वपूर्ण महिला हो, इसलिए कि मुझे सुबह तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, बातें करने का मन होता है, क्योंकि तुम अच्छी तरह सोचती समझती हो। शायद इसलिए कि अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में तुमने बहुत कुछ सहा है। ज़िंदगी की तकलीफ़ें इंसान को सबसे ज़्यादा शिक्षित करती है और उसे सबसे ज़्यादा सीख भी देती है। शायद इसलिए तुम समझदार हो, और समझदार से समझदार को बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। क्यों करते हैं हम ऐसी कोशिश, क्या बता सकते हैं आप? अपने सवाल का भी वह शायद उत्तर तलाशने लगी थी सुहास के तर्कों में, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़, अभाव, कमी और अनचाहा होता रहता है, जिसे वह दूसरों की सहायता से भरना चाहता है। पर आपको नहीं लगता कि ऐसी कोशिशें बेकार जाती हैं? सुकृति बोली, ये सब असंभव होता है। दूसरे उस अभाव को, उस कमी को, उस गड़बड़ी को कभी ठीक नहीं कर सकते, न भर सकते हैं। आगे कुछ ना कह सकी वह, क्योंकि सुहास अपने फ्लैट का फाटक खोलकर उसे अंदर चलने का इशारा कर रहे थे। भीतर घर में दोनों बच्चों को खाने की मेज पर उनकी प्रतीक्षा करते पाया तो सुकृति को अच्छा लगा। बेटे अनुज ने कुर्सी से उठकर सुकृति का स्वागत किया और अपना नाम एवं कक्षा बताई, पर बेटी अदिति खड़ी नहीं हुई। उसका चेहरा तना हुआ था और आंखों में संदेह व आक्रोश का मिला जुला भाव था। हेलो अदिति, सुकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर उसने हाथ नहीं मिलाया। वह तनी बैठी रही। सुहास ने उसकी ओर कठोर नज़रों से देखा, पर कहा कुछ नहीं। जिस हंसी खुशी के मूड में वे लोग यहाँ पहुँचे थे, वैसा खुशनुमा वातावरण वहाँ नहीं था। फिर भी औपचारिक बातों के बीच उन लोगों ने खाना खाया था, विस्तृत परिचय हुआ था। सुकृति ने भी अपने फ्लैट का नंबर आदि बता दिया था और ये भी कहा था, आप लोग जब चाहें शाम को आ सकते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, आप लोगों को अपने फ्लैट में पाकर प्रसन्न होंगी। अदिति शायद कहना चाहती थी, क्यों क्यों होंगी आप प्रसन्न? क्या हम दूसरों के मनोरंजन के साधन हैं? उसने ये बात कही तो नहीं, पर उसके चेहरे के तनाव से सुकृति को यही लगा। दरवाजे की घंटी बजी तो सुकृति ने सोचा शायद सुहास होंगे। दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अदिति को खड़ा देखा। चेहरा उसी तरह तना हुआ, आंखों में वही नफरत के भाव। आप मेरे घर क्यों आई थी? मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, वो उसी तरह गुस्से में बोली। आप मुझसे सिर्फ यही कहने नहीं आई हैं? सुकृति संभल कर मुस्कुराई। पहले गुस्सा थूको और आराम से मेरे कमरे में बैठो, फिर पूछो कि क्यों आई थी मैं आपके घर। मुझे ऐसी हर औरत पर गुस्सा आता है जो मेरे पापा पर कब्जा करना चाहती है। एक आंटी जी पहले भी थी, मैंने उन्हें अपमानित और जलील कर भगा दिया। हालांकि पापा मेरे इस व्यवहार से मुझसे नाराज़ हुए थे, पर मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि कोई औरत मेरे पापा की ज़िंदगी में दखल दे। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने आ रही हूँ? अदिति का हाथ पकड़कर सुकृति उसे भीतर ले गई, कुर्सी पर बिठाया, ठंडा पानी पीने को दिया, फिर पूछा, क्या लेना चाहोगी, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे लड़ने आई हूँ, अदिति सख्त स्वर में बोली। ठीक है, हम लोग लड़ भी लेंगे,
पहले कुछ खा पी ले, फिर लड़ाई अच्छी तरह लड़ी जा सकेगी। हंसती रही सुकृति। सुकृति किचन से वापस लौटी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें कॉफ़ी व अन्य चीज़ें। आपको कैसे पता कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि एक लड़का है अरुण, जो तुम्हारे दोस्त है और तुमसे मिलने तब आता है जब तुम्हारे पापा घर पर नहीं होते। भाई स्कूल गया हुआ होता है। तुम स्कूल गोल करके उस लड़के के साथ फ्लैट में अकेली होती हो। एकदम सन्नाटे में आ गई अदिति और सकपकाकर बोली, क्या पापा को भी पता है? अभी तक तो नहीं पता है, पर ऐसी बातें मोहल्ले में बहुत दिन तक लोगों की नज़रों से छिपती नहीं है। आज नहीं तो कल लोग जान ही जाएंगे और घूम फिर कर ये बात तुम्हारे पापा तक पहुंच ही जाएगी। आपने तो पापा को कुछ नहीं बताया? उसने पूछा। और बताऊंगी भी नहीं, पर ये ज़रूर चाहूँगी कि स्कूल गोल कर किसी लड़के के साथ अपने खाली फ्लैट में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई बाधित होगी और ध्यान बटेगा। चुपचाप कॉफ़ी पीती रही अदिति। फिर बोली, असल में मैं नहीं चाहती कि कोई औरत मेरे पापा की ज़िंदगी में आए और मेरी माँ बन बैठे। खासकर आपकी उम्र की औरत, जिसकी उम्र मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है पापा की उम्र क्या है? हाँ, शायद 45-50 के आसपास, सुकृति ने कहा। और मुझे ये भी पता है कि उनकी पत्नी यानी आप लोगों की माँ की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी। दुर्घटना के समय उनके साथ कौन था? शायद आपको ये भी पता है, अदिति ने पूछा। हाँ, वो अपने प्रेमी के साथ थी और वह प्रेमी शायद उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए गाड़ी से उसे धक्का दिया था। पर धक्का देने में स्टीयरिंग गड़बड़ा गया और कार एक गहरे खड्डे में जा गिरी, जिससे दोनों की ही मृत्यु हो गई। आपको नहीं लगता कि हर औरत बेवफा होती है और हर आदमी विश्वसनीय? अगर हम यही सच मानकर ज़िंदगी जिए तो क्या तुम एक लड़के पर भरोसा करके उस एकांत फ्लैट में मिलती हो? ये ठीक करती हो? और क्या यही राय तुम अपने बारे में रखती हो कि तुम उसके साथ बेवफाई करोगी? वह भी तुम्हें आगे चलकर धोखा देगा। जिंदगी क्या अविश्वासों के सहारे चल सकती है अदिति? चुप हो गई अदिति। उसे लगा कि वह सुकृति को जितना गलत समझ रही है वह उतनी गलत नहीं थी। वह एक अदद काफ़ी समझदार औरत लगी अदिति को, अपनी माँ से एकदम भिन्न, सहज और सहृदय। आज के बाद मैं अरुण से कभी अपने फ्लैट के एकांत में नहीं मिलूंगी, पर प्लीज़ पापा को मत बताना। तुम ना भी कहती तो मैं भी खुद ही तुम्हें किसी दिन इसके लिए टोकती। तुम्हारे पापा से तब भी नहीं कहती। मर्द ऐसी बातों को दूसरे रूप में लेते हैं, सुकृति बोली। मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, ये सब भली प्रकार समझती हूँ। अब आप मेरे घर कब आएंगी? अदिति मुस्कुरा दी। अभी तो हमें लड़ना है एक दूसरे से, कहकर हंस दी सुकृति। क्या अपने घर बुलाकर लड़ना चाहती हो मुझसे? अदिति उठते हुए बोली, आंटी आप घर आएं और पापा की ज़िंदगी का सूनापन अगर संभव हो सके तो दूर करें। हालांकि जो घाव पापा को मम्मी ने दिया है वो भर पाना असंभव है, पर मैं चाहती हूँ वह घाव भरे और पापा एक सुखी संतुष्ट जीवन जिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।